नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है प्रतियोगिता दर्पण। मार्च 2024 की जो मासिक पत्रिका आती है, हर महीने आती है, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सभी एग्जाम, चाहे आरओ हो, बीपीएससी टीआरई हो, जूनियर असिस्टेंट हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्जाम जिसमें करंट अफेयर आती है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसलिए ये मंथली अब हम आपको कराते चलेंगे। अभी तो हम मार्च 2024 की देख रहे हैं। काफी कुछ हैं चीजें, पर इसमें हमने ऑलरेडी सारी चीजें ऑलरेडी आपके लिए छाट दी हैं। स्टार्ट करते हैं हम राष्ट्रीय घटनाक्रम से। इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम दिए हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय, फिर और भी आगे सारी चीजें हैं, परंतु हम राष्ट्रीय घटनाक्रम से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है पॉइंट, अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। इसमें याद रखने वाला सबसे पहला पॉइंट यह है कि रामलला की मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वो आपकी 22 जनवरी 2024 को जो है वो हुई थी। ये तारीख याद रखिएगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो 11 दिन तक विशेष व्रत वगैरह के बाद वाला जो हाईलाइट पॉइंट है ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ में प्रधानमंत्री भी थे, तो ये लोग जो है इस समय मौजूद थे। इसके अलावा नीचे साइड अगर आप देखेंगे तो इसमें सारी जितने भी पहले के घटनाक्रम है राम जन्मभूमि अतीत से वर्तमान तक, उसको लेकर के भी दिया गया है। परंतु आपको मेन करंट अफेयर पढ़नी है तो करंट अफेयर पर ही भी हम फोकस कर रहे हैं। ये बस तारीख याद रखिएगा, 22 जनवरी 2024 की। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना भी जो है वो की गई थी, जिसे नाम क्या दिया गया, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहीं पर बात की जा रही अयोध्या में। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर भी हवाई अड्डे जैसी सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी, तो इसका नाम क्या है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के साथ भूमि पूजन जो हुआ था वो हुआ था 5 अगस्त 2020 को। जब भूमि पूजन हुआ था उसके बाद से ही राम मंदिर बनना स्टार्ट हो गया था, तो ये तारीख अलग है। भूमि पूजन की तारीख आपसे कहा जाए तो आप कहेंगे 5 अगस्त 2020। वास्तुकार आपसे अगर पूछा जाए तो गुजरात के चंद्रकांत सोमपुरा इसके वास्तुकार थे। काले पत्थर से बनी है रामलला की मूर्ति, आप सभी ने देखा है। साथ ही साथ प्रसिद्ध जो मूर्तिकार थे वो थे अरुण योगीराज। तो मूर्तिकार अगर आपसे कहा जाए तो अरुण योगीराज, और वास्तुकार अगर कहा जाए तो गुजरात के चंद्रकांत सोमपुरा। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो बाबर जहाँ पर मंदिर बना है वहां पर मंदिर पहले से जहां पर विद्यमान था 1528 में बाबर के सिपह सलार मीर बाकी ने तोड़वाकर वहां मस्जिद का निर्माण जो है वो करवाया था। तब से ही फिर ये विवाद जो है आपका चला आ रहा है। अलग अलग यहाँ पर समय, अलग अलग तारीख में इसमें अलग अलग फैसले जो है वो सुनाए गए थे, उसको भी डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। बढ़ते हैं हमारी अगली करंट अफेयर की तरफ। 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्र की उपलब्धियों का राष्ट्रपति के द्वारा उल्लेख किया गया। 25 जनवरी 2024 को राष्ट्र के 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, यानी 26 जनवरी से एक दिन पहले, राष्ट्र के नाम संबोधन जो है वो दिया था किनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। कई बातें उन्होंने की, उसमें से एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि देश के पहले एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट के सफल प्रक्षेपण का उल्लेख राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में किया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, देश का पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट जिसका नाम क्या है, एक्सपोसेट। इसके अलावा मुफ्त खाद्यान्न को लेकर के भी अगले 5 सालों तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने को लेकर के बात की गई 81 करोड़ से अधिक लोगों को। साथ ही साथ पिछले वर्ष आयोजित हुआ था एशियाई खेलों में 107 पदक के नए कीर्तिमान के साथ इतिहास रचने के पश्चात, और एशियाई पैरा खेलों में 111 पदक जो है वो जीते थे। तो दो खेलों की बात हो रही है, एशियाई खेलों में 107 पदक, एशियाई पैरा खेलों में 111 पदक। तो ये दोनों पदकों की संख्या। साथ ही आगामी जो ओलंपिक होंगे वो पेरिस में होंगे, पेरिस ओलंपिक, उसका भी जिक्र हुआ था, तो स्थान पूछा जा सकता है कि आगामी कहाँ होंगे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली करंट अफेयर की तरफ। केंद्र और असम सरकार के साथ उल्फा के वार्ता समर्थक गुट के शांति समझौते के पश्चात उल्फा का अस्तित्व समाप्त करने की घोषणा जो है वो की गई है। उल्फा क्या है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। इसने अपना सशस्त्र संघर्ष समाप्त करते हुए केंद्र और असम सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय शांति समझौता जो है वो किया है। ध्यान ध्यान रखिएगा, उल्फा, जिसकी एक
पिक्चर भी आप यहाँ देख पाएंगे। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के साथ शांति समझौतों के दौरान उसके सदस्यों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और अन्य जो है इसमें थे। तो ये बस ध्यान रखिएगा कि कौन कौन था इसमें और किस को लेकर के बात हो रही थी। असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा, इनकी उपस्थिति में जो है ये हुआ था। बढ़ते हैं अगली करंट अफेयर की तरफ। बिहार में अब एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार बने 9वीं बार मुख्यमंत्री। तो बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित या बिहार से संबंधित अगर कोई पेपर दे रहा है तो इनके बारे में डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। बिहार में ही क्वेश्चन नहीं, बाकी जगह भी पूछा जा सकता है, पर बिहार में ज्यादा चांसेस है। तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल राजद और कांग्रेस के साथ साथ पूरे विपक्षी गठबंधन इंडिया, इसको एक बड़ा झटका जनवरी 2024 में उस समय लगा जब जनता दल के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र 28 जनवरी को दे दिया था। इसके साथ ही उनके नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार 18 महीने से भी कम समय में गिर गई थी। उसके कुछ घंटों पश्चात ही 28 जनवरी को ही भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए में शामिल होकर भाजपा समर्थित सरकार का गठन नीतीश कुमार ने कर दिया है। अभी आप सभी को पता है कि अब वहां पर भाजपा समर्थित गवर्नमेंट हो गई है और तब से ही पेपर लीक वाली सारी चीजें भी उठने लगी हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि भाजपा समर्थित सरकार जो है वो हो गई है। इस प्रकार रिकॉर्ड 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ने ली है। उनके साथ 8 मंत्रियों को शपथ 28 जनवरी को और वहां के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उनके द्वारा जो है वो दिलाई गई थी। इनमें भाजपा और जनता दल के अलग अलग नेता की बात की गई। भाजपा के 2 मंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को उप मंत्री बनाया गया है। ये ध्यान रखिएगा, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, इनको बनाया गया उप मुख्यमंत्री। आगे बात करते हैं। तो 2020 में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए के समर्थन में सरकार का गठन नीतीश कुमार ने किया था, किंतु अगस्त 2022 में एनडीए का दामन छोड़कर राजद, कांग्रेस और वाम दलों के महागठबंधन में वो शामिल हो गए थे। इन दलों के समर्थन से ही मुख्यमंत्री बन सके थे। 18 महीने से पूर्व ही महागठबंधन को छोड़कर एक बार फिर से वो एनडीए का दामन थाम करके नीतीश कुमार ने अपने आप को मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रखा है। तो एक बार गए थे, वापस से आ गए, वही वाला कंडीशन यहाँ देखने को मिली है। और ये तारीख 28 जनवरी की थी जब मुख्यमंत्री पद संभालने को लेकर बात हो रही है। बढ़ते हैं अगली करंट अफेयर की तरफ। 126 दिन की यात्रा के पश्चात सौर वेधशाला आदित्य लैंग्रेज 1 इस बिंदु पर स्थापित हुआ है। भारत के सौर मिशन की ये बड़ी कामयाबी है। बीते वर्ष 2023 में चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर उतारने की बड़ी सफलता के पश्चात नए वर्ष 2024 के प्रारंभ में ही भारत ने अपने सौर मिशन की कामयाबी उस समय प्राप्त की है जब 126 दिन पूर्व ही 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा स्थित आदि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित हुआ था आदित्य L1। तो आदित्य L1 की ये तारीख याद रखिएगा, 2 सितंबर 2023। और इसको पृथ्वी से ये 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित जो बिंदु था L1, इसी को लैंग्रेज बिंदु भी कहते हैं, इसकी अंडाकार कक्षा हेलो ऑर्बिट, इसमें 6 जनवरी 2024 को ये स्थापित कर दिया गया था। तो कब तारीख स्टार्ट हुआ और स्थापना की जो तारीख है, दोनों याद होनी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ याद होना चाहिए, अभी हाल में पेपर हुआ था, आपने उसमें देखा भी कि तारीख पूछी गई थी सीधे सीधे। 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय की थी और 126 दिन में ये कंप्लीट हुआ था, 37 लाख की यात्रा। बाकी हेलो ऑर्बिट के बारे में बताया गया, जो L1 बिंदु है, इस पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में संतुलन रहता है। इस बिंदु पर रहते हुए आदित्य सूर्य से ओझल नहीं हो सकेगा, इसीलिए इस पॉइंट पर ही जो है ये आपका लैंडिंग की गई है। तो नाम याद रखिएगा। इसके साथ साथ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये कि सौर मिशन भेजने वाला दुनिया का 5वां देश जो है वो भारत बन गया है। इससे पहले कौन कौन थे? अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और चीन, ये टॉप 4 हैं। अब भारत कौन से नंबर पे आ गया? भारत 5वें नंबर पे इसमें जो है वो आ गया है। टोटल L5 तक बिंदु देखने को मिलते हैं, L1, L2, L3, L4, L5, जिसमें L1 पर जो है वो लैंडिंग हुई है। तो ये जो 5 हैं वो आपको इधर पिक्चर में भी दिखाई देंगे कि अलग अलग बिंदु हैं, जिसमें से L1 बिंदु पर जो है ये लैंडिंग की गई है। अगली करंट अफेयर की तरफ पढ़ते हैं कि चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन की सफलता के पश्चात एक्सपोसैट उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। बीते वर्ष 2023 में चंद्र मिशन चंद्रयान 3 तथा सौर मिशन आदित्य L1 की सफलता के पश्चात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2024 के पहले ही दिन एक्सपोसैट एक्सरे पोलरिमीटर सैटेलाइट इसका नाम है, इसका सफल परीक्षण जो है वो किया है। इसरो ने किया है 2024 के पहले ही दिन किया है, 1 तारीख को। तो ये ध्यान रखिएगा एक्सपोसैट। इसके अलावा एक्सरे स्रोतों के संबंध में अध्ययन करने के लिए भारत का पहला ध्रुवणमापी पोलरिमीटर मिशन है,
जो कि पल्सर, ब्लैक होल, रेडिएशन, आकाशगंगा, इन सब का अध्ययन जो है वो करेगा। साथ ही साथ एक्सपोसेट PSLV C-58 के द्वारा, जिसे 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर निचली कक्षा में स्थापित जो है वो किया गया एक्सपोसेट को, इसके द्वारा स्थापित PSLV C-58 के द्वारा। अब आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर चीज़ें छोड़ दें, क्योंकि लिखी बहुत सारी चीज़ें आप भी देख रहे हैं, उसमें से हाईलाइट बहुत कम ही कम है। साथ साथ इसको कब किया गया लॉन्च, तो मैंने पहले बताया 2024 के पहले ही दिन 1 जनवरी 2024 को जो है इसको लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं अगली करंट अफेयर की तरफ। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा भारतीय उपग्रह GSAT-20 का प्रक्षेपण 2024 की दूसरी तिमाही में किया गया। GSAT-20 जो है वो GSAT-N2 या GSAT-N2 का प्रक्षेपण अमेरिकी कंपनी, जिसका नाम क्या है, स्पेस एक्स, एलन मस्क की कंपनी है ना स्पेस एक्स, तो उसी के द्वारा जो है वो किया गया और अपने शक्तिशाली फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए जो है ये किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के थ्रू किया गया था, बस इतना ध्यान रखिए। मेन बात ध्यान रखिएगा, GSAT-20 और फॉल्कन 9 इसके थ्रू किया गया, रॉकेट के जरिए जो है वो किया जाएगा एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा। मेन तो हेडलाइन ऊपर लिखी है। अगली करंट अफेयर पर पढ़ते हैं। देश के सबसे लंबे सी ब्रिज अटल ब्रिज का उद्घाटन जो है वो किया गया है। समुद्र के ऊपर सबसे लंबा सेतु है ये अटल सेतु। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था 12 जनवरी 2024 को और 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला ये सेतु या पुल है। ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं ना, तो एक तो नाम से बन जाते हैं कि सबसे लंबा सेतु का नाम क्या है, उसकी लंबाई से बन जाते हैं, जैसे 21.8 किलोमीटर। तो आपको अपना दिमाग लगाकर वो चीजें याद रखनी है। दक्षिण मुंबई सेवरी को रायगढ़ जिले के उरण तालुका के नावा सेवा से जोड़ता है। साथ सीधे सीधे भी याद रख सकते हैं कि मुंबई सेवरी को सीधे नावा सेवा से मुंबई और नवी मुंबई के बीच ये कनेक्टिविटी जो है वो प्रदान करता है। इस पुल को अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा सेवा अटल सेतु के नाम से जो है वो जाना जाएगा। नाम दिया गया है इसको अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा सेवा अटल सेतु। मुंबई और नवी मुंबई के बीच की दूरी कम, तो यही चीज ध्यान रखिएगा, मुंबई और नवी मुंबई जो है इसको जोड़ने का काम कर रहा है। पहले 2 घंटे लगते थे, अब देखेंगे तो 20 मिनट लगेंगे केवल। नीचे पिक्चर भी देख पाएंगे। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल का उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। लंबाई इसकी 21.8, लेन 6 लेन का है। लागत जो लगी है वो 17,843 करोड़ है। दक्षिण मुंबई के सेवरी से लेकर नवी मुंबई के चिरले तक शिलान्यास दिसंबर 2016 में ही हो गया था। और ये सेवरी है, ये चिरले है, और इधर साइड मुंबई है, इधर साइड नवी मुंबई है, तो इससे इसको जोड़ रहा है। डिटेल में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं अगली करंट अफेयर की। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कारों में 3 सर्वश्रेष्ठ राज्य क्रमशः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये अब क्या है, और इंदौर लगातार 7वें वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में आया है। तो ऊपर राज्य है, राज्यों में ये 3 है, और शहरों में अगर बात करें तो इंदौर। तो इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। इंदौर के साथ साथ ये पुरस्कार जो सूरत है उसको भी दिया गया है, संयुक्त रूप से दिया गया है, तो दोनों को मिला है। राज्यों के संदर्भ में बात करते हैं तो वो नीचे दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में शीर्ष 3 पुरस्कार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इनको जो है वो दिए गए। साथ ही साथ इसमें स्वच्छ शहरों में तीसरा स्थान नवी मुंबई को, मतलब ये है कि आप पहले में तो 3 आ ही गए हैं, चाहे तो दूसरे तीसरा भी याद रख सकते हैं। मोस्टली तो पहला ही पूछा जाता है, और उसमें 3 राज्य हो गए तो पहला याद करना ज्यादा सही, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को। इसके अलावा बात करते हैं नीचे। इसके अलावा वीडियो सभी लोग लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, और इस तरीके से जो करंट अफेयर करा रहे हैं कितनी आपके लिए हेल्पफुल हो रही है वो बताइएगा, कि आप सभी का सुझाव जो मिलता है उससे भी थोड़ा सा रिव्यू मिलता है कि और क्या क्या चीजें कराई जा सके। मुझे लगता है कि अगर आप मंथली इस तरीके से करंट अफेयर पढ़ते रहेंगे ना, तो आपके लिए अचानक से पेपर से पहले बोझ नहीं होगा। अभी ऐसे मार्च है, फिर ऐसे अप्रैल है, अप्रैल मई जून, ऐसे अगर मंथली थोड़ा थोड़ा मेन मेन करंट अफेयर पढ़ते रहेंगे, बस मेन चीजें याद करते हुए चलिएगा। करंट अफेयर साथ साथ में थोड़ा थोड़ा ही करंट अफेयर इसलिए करा रहे हैं, बाकी लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं तो सबसे जो स्वच्छ छावनी बोर्ड है वो मध्य प्रदेश के महू छावनी बोर्ड को घोषित किया गया है। और अगर बात करते हैं गंगा टाउन को लेकर के, तो सबसे स्वच्छ गंगा टाउन का जो पुरस्कार मिला है वो वाराणसी को भी मिला है और प्रयागराज को संयुक्त रूप से दिया गया है। जब सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर का पुरस्कार जो है वो चंडीगढ़ को दिया गया है।
और भी जैसे छोटे मोटे पुरस्कार मिलते हैं, तो हमने जो हाईलाइट किए ना वो ज्यादा मेन मेन पुरस्कार किए हैं, तो चाहे तो आप वो भी याद रख सकते हैं, नीचे लिखे हुए हैं। अगला बात करते हैं तो स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन का जो थीम है 2023 का वो था वेस्ट टू वेल्थ, और 2024 के लिए जो थीम है वो है रिड्यूस, रीयूज, और तीसरा जो शब्द है वो आपको ऊपर देखने को मिलेगा वो है रिसाइकिल। तो ये 2024 की थीम ही पूछी जाएगी, 2023 की तो आपके दिमाग में अगर होगी तो अच्छा है, उससे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। तो ये थीम है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, 2024 की थीम। अगले करंट अफेयर है, कूनो नेशनल पार्क में एक माह में 7 शावकों का जन्म और एक नर मृत्यु, चीते की मृत्यु हो गई थी। मध्य प्रदेश में श्योपुर जो कूनो नेशनल पार्क था, श्योपुर में स्थित था कूनो नेशनल पार्क, वहां में आपका नामीबिया से लाए गए थे चीते, जिसमें से एक मादा चीता थी जिसका नाम था आशा, उसने 3 शावकों को जन्म दिया था 2024 के शुरू होने से पूर्व ही। और उसी के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो नामीबिया से जो लाए गए थे वो लाए कब गए थे, तो 17 सितंबर 2022 को लाए गए थे। तारीख बहुत पूछी जाने लगी है आजकल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर लाए गए थे, तो एक चीज आपको याद और हो जाएगी कि इनका जन्म दिवस कब होता है, 17 सितंबर को होता है। और कूनो नेशनल पार्क में जो है इसे छोड़ा गया था, ये आप सभी को पता होगा, काफी चर्चा में आया था। 3 शावक का जन्म मृत्यु, वैसे तो देखिए नाम वगैरह से पूछा जाना मुश्किल है, नाम वगैरह भी दिए गए हैं, जैसे सौर्य की मृत्यु हो गई थी 16 जनवरी 2024। अगर बहुत ज्यादा डिटेल में पेपर बनता है तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो आपका कूनो नेशनल पार्क में लाए गए थे शावक, उनमें से 16 किसका निधन हो गया था, उसका नाम क्या था, तो जो नर चीता था उसका नाम सौर्य था, ये याद रख सकते हैं 16 जनवरी 2024 को जो मृत्यु हुई थी। आगे बात करते हैं तो नामीबिया के पश्चात दक्षिण अफ्रीका से भी लाए गए थे 12 चीते, और वो कूनो नेशनल पार्क में ही आपके छोड़े गए थे, वो तारीख थी 18 फरवरी 2023 की। तो ये लाए गए थे आपके दक्षिण अफ्रीका से, और ऊपर वाले जो आपको बताए थे 17 सितंबर 2024 को, वो सबसे पहले लाए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर, और वो आपके जो लाए गए थे वो मध्य प्रदेश में श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए थे। दोनों में अंतर को याद रखिएगा। बाकी अगर बात करते हैं आगे, तो ये जो प्रोजेक्ट था इससे रिलेटेड वो था प्रोजेक्ट चीता। इसी के तहत ही कूनो नेशनल पार्क में 2022 में और 2023 में बसाए गए थे। 7 जो चीते हैं उनकी मौत जनवरी 2024 के अंत तक हो चुकी थी। जनवरी 2024 के अगर लेटेस्ट की बात करते हैं तो इसके अंत तक इनमें से 13 चीते ही अब शेष हैं, और इसके अलावा 8 शावक कूनो नेशनल पार्क में जनवरी 2024 के अंत में विद्यमान थे। तो अब जो है वो टोटल आप देखेंगे लास्ट में कितने तरह आंकड़े जो है वो बचे हुए हैं। बढ़ते हैं अगली करंट अफेयर की तरफ। देश में हिम तेंदुओं की कुल संख्या आपकी 718 अनुमानित है। अब यहाँ पर आपको याद होगा तो बीपीएससी की अगर बात करें तो फेज 2 या 1 में से एक में क्वेश्चन आपका आ चुका है कि बाघों की संख्या सीधे सीधे नंबर में पूछ ली गई थी। तो जो लेटेस्ट आंकड़े निकलते हैं ना वो आपको याद होने चाहिए। ऐसा मत सोचिएगा कि हिम तेंदुओं की क्या संख्या भी पूछी जा सकती है। देश में हिम तेंदुओं की कुल संख्या 718 जो है आपका अनुमानित है, यह आकलित की गई है, संख्या केवल बस याद रखने वाला पॉइंट है। और ये आकलन किया गया है एसपीएआई के द्वारा, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट के द्वारा। अगर सर्वाधिक बात करते हैं हिम तेंदुओं को लेकर के तो कहां पर है देश में, 477 लद्दाख में है आपके सर्वाधिक। और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने इसको लेकर के 30 जनवरी 2024 को बैठक जारी की थी। इसी में ही रिपोर्ट में सारे नंबर जो है वो जारी किए थे। तो कौन सा मंत्रालय था, केंद्रीय पर्यावरण। अब वनों से संबंधित है तो वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ही होंगे। मंत्री का नाम भूपेंद्र यादव। इसमें आप देखेंगे तो टोटल कितना है, टोटल 718 है। और सबसे ज्यादा वाला भी नंबर याद रख सकते हैं, वो आपका लद्दाख है 477, सबसे ज्यादा हिम तेंदुए। हिम मतलब बर्फ लद्दाख में ही ज्यादा देखने को मिलेगी, ऐसे जोड़कर याद रख लेंगे। विश्व में अगर बात करते हैं हिम तेंदुओं की संख्या तो 3000 से 7000 के बीच आपकी अनुमानित है। सबसे ज्यादा हिम तेंदुए अगर विश्व में बात करेंगे तो चाइना में आपको देखने को मिलते हैं। हर चीज चाइना में ही आप देखेंगे मोस्टली पहले नंबर पे देखने को मिलता है। तो ये हमारी पूरी राष्ट्रीय जो करंट अफेयर थी राष्ट्रीय स्तर की मार्च 2024 की वो समाप्त हुई। अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है वो आगे आने वाले वीडियो में हम आपको कराएंगे। वीडियो हम चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, थोड़े थोड़े जो लेंथ होगी उसमें आपको याद करने में भी कठिनाई जो है वो नहीं होगी। तो जितनी चीजें कराई हैं
अगले वाले अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आने तक सारी चीजें याद कर लीजिएगा, और कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य पूछ लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जल्द ही हम आपको और भी चीजें कराना स्टार्ट कर रहे हैं, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो अवश्य जुड़ जाइएगा बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके, क्योंकि डेली करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ अपडेट होती है वो हम आपको वहां पर भेजते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।